गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था और एग्जांपल लिए थे हमने NaCl सोडियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जैसे कुछ एटम्स का हमने जिक्र किया था कि जिस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन के केस में हमने ये देखा था कि कार्बन की जो वैलेंसी है तो क्या है, वैलेंसी कितनी है कार्बन की 4 कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 4। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने चाहिए या फिर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए। जो हमारा प्रीवियस कंसेप्ट था तो उसमें हमने कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स बनाए थे जिसमें एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया था, लूज कर दिया था किसी दूसरे एटम को। तो कार्बन के केस में हमने देखा कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन से तो लूज करने चाहिए फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने चाहिए। लेकिन दोनों ही केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं थे। ना ही तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता था क्योंकि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना आसान नहीं है। और अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि ये केस पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही केस में स्टेबिलिटी की बजाय कार्बन जो है अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा सकते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन था कि आखिर कार्बन को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये अपने जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी अचीव कर पाए और इसको इन दोनों में से कोई भी काम करने की जरूरत है ना पड़े, यानी कि कार्बन को ना इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े। तो उसके लिए कार्बन को क्या करना चाहिए? तो हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि आयनिक कंपाउंड्स नहीं है। उनमें कुछ ऐसा ही जो है केस आपको देखने को मिलेगा कि उनमें ना ही तो इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर हुआ है, यानी कि एक एटम ने दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किए हैं, तो उन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या होता है उन एटम्स के बीच में, तो हम उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको डिस्कस करने से पहले आप सभी के पास NCERT की बुक्स अवेलेबल हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है तो उनको आपने एक बार जस्ट रीड करना है ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो, आपको लिखने में कोई समस्या पैदा ना हो एग्जाम के दौरान। तो आपको NCERT की बुक की हेल्प से एक बार जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाती है उनको रीड करना है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर पाए या फिर उन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो समझते हैं इस चीज़ को भी। हमारे पास दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाए, शेयर किया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। क्या मतलब है शेयरिंग का कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर किए जा सकते हैं। देखिए एग्जांपल हम बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के एग्जांपल से हम समझते हैं। NCERT ने भी सबसे पहले हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके आपको समझाया है, तो हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। वही 4 चीजें हमें हाइड्रोजन के बारे में जाननी है जो हर किसी एटम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो एक ही एटॉमिक नंबर है, किसी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है इसका आउटरमोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, जो उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी,
तो वैलेंसी हमने कुछ इस तरीके से डिस्कस किया था कि किसी भी एटम को उसके नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसके कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है, तो अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने चाहिए, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, वही उसकी क्या है, वैलेंसी है। तो हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन के नियरेस्ट कौन है नोबल गैस, हीलियम। और हम ये केस डिस्कस कर चुके थे कि हीलियम के को अपना आउटरमोस्ट सेल जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम के केस में, तो हाइड्रोजन को भी हीलियम का ही कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, 1 है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है। तो हम सभी हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल पर देखते हैं। क्या फॉर्मूला हाइड्रोजन गैस का, H2। तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है H2 उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। तो हमारे पास 2 एटम है यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम पहले आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन समझ के देखते हैं कि क्या आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल थी कि हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम को डोनेट कर ले, सपोज कर लेते हैं, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोजन एटम। दूसरी मेन दिक्कत हमारे सामने क्या है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक ही एटम के लिए इस तरीके का दोहरा नेचर पॉसिबल नहीं है कि आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि किस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर नेगेटिव चार्ज है। तो एक ही चीज़ के लिए उसका ड्वेल नेचर होना, दोहरी प्रवृत्ति होना, इस तरीके का जो केस है वो एक किस्म से क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता, तो ऐसा केस पॉसिबल नहीं। तो हाइड्रोजन को क्या करना चाहिए, क्या रास्ता बचता है कि H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास और क्या तरीका हो सकता है। क्योंकि H2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की जो जानकारी है वो हमारे लिए पास सफिशिएंट नहीं है। तो H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए तो हमारे पास कोई नया कंसेप्ट होना चाहिए कि किस तरीके से H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। वो नया कंसेप्ट है, उसको जानना चाहिए। तो ये एक हाइड्रोजन, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा। तो हम किस तरीके से जो है हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में क्या देखते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई बुक आपको परचेज करनी है, तो ये बुक मान लीजिए इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है और आपके पास 50 रुपीज़ है। मान लीजिए मैं कोई ए पर्सन, मेरा नाम ए है, मेरे पास 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ लेके मैं ये बुक परचेज नहीं कर सकता हूँ। तो मैं मेरे किसी फ्रेंड के पास जाता हूँ, उसके पास मुझे मालूम है कि उसके पास भी 50 रुपीज़ है, तो मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि मुझे 50 रुपीज़ की आवश्यकता है ताकि मैं ये बुक परचेज कर सकूँ। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, मैं 50 रुपीज़ तो आपको दे सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक समस्या है। क्या समस्या है कि मुझे भी ये बुक परचेज करनी, मेरे पास भी 50 रुपीज़ है, मुझे भी आपके 50 रुपीज़ की जरूरत है, तो आप मुझे दे दो 50 रुपीज़। तो ना तो मैं इसको अपने 50 रुपीज़ दे सकता हूँ, ना वही मुझे अपने 50 रुपीज़ दे सकता है। लेकिन एक सिंपल सा सोल्यूशन मुझे नज़र आ रहा है। तो क्या सोल्यूशन है कि हम अपने पैसे को क्या करें, कंबाइन कर लें, एक बुक खरीद लें। तो 100 रुपीज़ ही चाहिए थे, तो मेरे और मेरे फ्रेंड के जो पैसे हैं वो मिलाकर मेरे पास 100 रुपीज़ हो जाएंगे, तो मैं बुक तो परचेज कर सकता हूँ। तो क्यों ना हम इस बुक्स को क्या करें, बुक को शेयर करें कि बुक ना मेरी है ना उसकी है, जिसकी है वो साझे की है, मतलब हमारी दोनों की कॉमन है। तो हमने क्या किया, मनी को शेयर कर लिया है। तो एटम्स के केस में भी क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? एटम्स के केस में मनी क्या है,
तो इसके केस में बनी क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमने आपस में क्या कर दी, शेयर कर दी, इस तरीके से शेयर। तो अब मैं ये कहूँगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के या मेरे, मतलब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं लेकिन दोनों के पास है, साझे के हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है दोनों के बीच में, एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ है। उस एग्रीमेंट को समझौते को हम इसका नाम देते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में बॉन्ड, कि यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है कि भाई हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, इसका क्या काम है, इस इलेक्ट्रॉन का काम ये है कि इसके न्यूक्लियस के चारों क्या करना, रिवॉल्व करना। दूसरा और हाइड्रोजन आ जाने से इस इलेक्ट्रॉन का और क्या काम मिल गया, अब ये इस एक एटम के अलावा इस दूसरे एटम के भी क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों क्या कर रहा है, रिवॉल्व। तो इस तरीके से दोनों एटम्स के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई और क्या हुआ, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होकर क्या मॉलिक्यूल्स बना, हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के दौरान किसकी फॉर्मेशन हुई थी, आयंस की। क्या यहाँ पर किसी आयन की फॉर्मेशन हुई है, तो आंसर है नहीं। मतलब आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के दौरान आयंस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ऐसे कोई कंपाउंड्स जिनमें आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो उनको भी हमने कोई नाम देना होगा। बेसिकली उन कंपाउंड्स में किसी आयन की फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है। यहाँ पर क्या था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास दो रास्ते निकल कर आए हैं कि पहला रास्ता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, और दूसरा रास्ता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। धीरे धीरे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने की जरूरत होगी और कब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जरूरत होगी। तो दो तरीके के कंपाउंड्स बन रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो जिन कंपाउंड्स में आयंस की कंपाउंड्स को हमने नाम दिया आयनिक कंपाउंड्स का, जिन कंपाउंड्स को भी हमने नाम देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी वैलेंसी को, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, साझा किया है, यानी कि शेयर किया है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को, जैसे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा, और क्या होता है, को एजुकेशन या को एजुकेटेड स्कूल। तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दोनों तरीके के आपके बॉयज भी और गर्ल्स भी दोनों ही स्कूल में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। द सेम मैनर उस वर्ड को हम यहाँ पर क्या करें, यूज करें, मतलब वो चीज़ कॉमन है, दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो यानी कि ये जो वैलेंसी है यहाँ पर, जिस वैलेंसी को हमने सेटिस्फाई किया है, तो उसको हमने क्या कर दिया, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है अब क्या हो गए, दोनों के हो गए हैं, किसी एक के नहीं रहे। तो हमने उस चीज़ को क्या कर दिया है, दोनों के लिए कॉमन कर दिया है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम नाम दे रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। द नेम इंडिकेट कोवैलेंट। तो हमने वैलेंसी को क्या कर दिया, साझा कर दिया, किसी एक का नहीं रख दिया, जैसे हम को एजुकेशन वर्ड यूज करते हैं, द सेम है। तो हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड्स हुए, आयनिक कंपाउंड्स, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड्स। एक बेसिक सी जानकारी हमारे पास क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, शेयरिंग होती है। दूसरा, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस की फॉर्मेशन होती है, कोवैलेंट कंपाउंड में आयन की फॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर ये कंपाउंड्स किसी दूसरे तरीके से बने हैं, ये कंपाउंड्स किसी दूसरे तरीके से बने हैं, तो जाहिर सी बात है कंपाउंड्स की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट भी होंगी। तो जब हम इन कंपाउंड्स की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो हम दोनों वो डिफरेंस भी जानेंगे कि क्या डिफरेंस आ जाता है और क्यों आता है डिफरेंस आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच में। तो आयनिक कंपाउंड्स जो कि आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हैं, बेसिकली इस फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं इनके बीच में जो फोर्स है वो काफी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो
तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने हैं। तो ये जो एटम्स हैं इनके बीच में तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है जिसने इनको जो है बाइंड किया है, दूसरे से बांधा हुआ है, बॉन्ड है किस्म से इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, यानी कि वो भी किस क्या है स्ट्रॉन्ग। मतलब आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं, अगर हम दो एटम्स की बात करें, सिर्फ दो एटम्स की बात करें, तो ये भी क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन डिफरेंस क्या है, अब हमारे पास कोई कंपाउंड है तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ एक NaCl तो होगा नहीं कि सिर्फ एक NaCl ही है, तो बहुत सारे NaCl आपस में क्या हुए हैं जुड़े हुए, एक स्ट्रक्चर उन्होंने प्रिपेयर किया, रिजिड स्ट्रक्चर जो है उन्होंने आपस में प्रिपेयर किया, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या है जुड़ा हुआ है। एक NaCl का मॉलिक्यूल है, दूसरा NaCl मॉलिक्यूल है, ये भी तो आपस में किसी कंपाउंड में क्या हुए हैं जुड़े हुए। इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है। आयनिक कंपाउंड के केस में ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आपके नेचर में सॉलिड है। बट इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स बॉन्ड फॉर्मेशन तो स्ट्रॉन्ग है, बट मॉलिक्यूल्स सब आपस में जिस फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं वो फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्या होता है वीक होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है वीक है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं जनरली आपके गैस होंगे या फिर लिक्विड होंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स जनरली क्या होंगे आपके सॉलिड होंगे। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की अगर हम बात करें तो जो कि यहाँ पर ये आयंस की फॉर्मेशन से बने हैं, तो हम इनको मोल्टन स्टेट में अगर आप इनको कन्वर्ट करते हैं या फिर इनको आयंस में डिसोसिएट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं स्टेट में, लेकिन यहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन नहीं है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे बैड कंडक्टर होंगे, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे हाई होंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करना क्या होगा मुश्किल होगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना, लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाना क्या होगा आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा मुश्किल काम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। बट इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स चूंकि इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स थोड़ा सा वीक है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़े से क्या होंगे कम होंगे एज कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स। तो बेसिक सा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड द कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो हम ये दो चार जो है अपने बेसिक सी जानकारी के माध्यम से इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो क्वेश्चन नहीं था। हमारा मकसद था कि इस टॉपिक को समझना कि कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो हमने कार्बन के बारे में ये जाना कि कार्बन आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, तो क्या कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो हम एग्जांपल के माध्यम से इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है करके देखते हैं कि किस तरीके से जो है कंपाउंड्स की फॉर्मेशन जो है कार्बन के द्वारा की जाए। ये देखिए कार्बन क्या कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने में सक्षम है या नहीं है, या फिर उसको कुछ और तरीका ढूंढना होगा। तो हमने एक एग्जांपल देखा हाइड्रोजन का, हम कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल देखते हैं, जो बेसिकली आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए। तो हम कार्बन पर पहुंचने से पहले दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं ताकि हमें कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो नेक्स्ट जो हम एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन, कि ऑक्सीजन गैस कैसे बनी है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की गैस है, ऑक्सीजन की गैस है, नाइट्रोजन इज आल्सो गैस। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं जो आपके बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो उन कंपाउंड्स में आप देख रहे हैं कि वो जनरली क्या है में स्टेट कैसे की गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में कंपाउंड्स के इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कम है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे कम होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है O2 गैस के ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है देखिए। तो वही चार बातें हमें हर एटम के बारे में जाननी है जब भी आप किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में
हमें सबसे पहले सिंबल है O, तो इसके बारे में हमें सबसे पहला क्या जानना है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 8। नेक्स्ट हमें इसके बारे में क्या जानना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कल भी देखा था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। व्हाट इज वैलेंसी। तो अगर आप इसके नियरेस्ट जो नोबल गैस है दैट इज नियोन, अगर आप नहीं भी जान रहे तो हम इतना तो जानते हैं कि हीलियम के बाद के सभी केसेस में हमें जो है वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा, गेन करना होगा। तो बेसिकली यहाँ वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो वैलेंसी कितनी होगी उसकी। तो अब हम ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेशन को ठीक उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में समझा था। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली आपके पास 2 3 4 5 6, और हमारे पास जो दूसरा ऑक्सीजन है एटम, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास आउटर मोस्ट सेल का एक किस्म से जो हम आइडिया देते हैं इलेक्ट्रॉन मोस्ट का, आउटर मोस्ट सेल को इसे हम पढ़ा कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, क्योंकि हमने ये चीज़ तो पहले ही डिस्कस कर ली है कि एक ही एलिमेंट के अगर 2 एटम होते हैं उनके बीच में ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन तो संभव है नहीं। तो सिर्फ शेयरिंग होगी, जैसे हाइड्रोजन का केस, ऑक्सीजन का केस है, क्लोरीन गैस का केस है, नाइट्रोजन का केस है। तो इस तरीके के केसेस में क्या होगा, सिर्फ शेयरिंग पॉसिबल है। तो अब हाइड्रोजन के केस में हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन ने दिया और एक बॉन्ड बना। तो वहाँ पर हमें एक बॉन्ड जो है वो देखा कि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में क्या किए, शेयर किए, तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो सपोज कीजिए हम इन 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कि भैया हमारे पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन से उन्होंने क्या कर दिया, अपना शेयरिंग के लिए आगे बढ़ गया। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 5 6 7। इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 5 6 7। लेकिन हमारा टारगेट 7 इलेक्ट्रॉन्स का नहीं था, हमारा टारगेट कितना था, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इनको एक एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है। तो इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर किया। तो अब वैलेंस इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 8। इस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 2 6 2 8। तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों की वैलेंसी कंप्लीटली क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई। यानी कि हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है एडवांसमेंट क्या हुई है कि हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत थी, यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बनाते। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो जैसा हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में देखा था, एमजीओ केस में, कि मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को क्या कर दिए थे, ट्रांसफर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए थे। तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया था और इस ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज आया था। और अगर हम उस टेबल को फिर से रिमाइंड करें तो 1 2 3 4 आके इसने डिस्कस किया था, 5 6 7 8 का जरूरत है। एक्सेप्शनल केसेस यहाँ देते हैं। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन
डोनेट करना होता है, लूज करना होता है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं। इसको एक जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं। यहाँ जाने के बाद हमने देखा था कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ये संख्या 3 तक ही रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एक एटम तो ऐसे होंगे जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी, अदरवाइज क्या होगा 1 2 3 या 5 6 या फिर 7। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन साझा करने की जरूरत होगी अगर यहाँ बात की जाए, या 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की बात होगी, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी की बात होगी। तो रेयर केस है जहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग की बात होगी, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शेयर किए जा सकते हैं या नहीं। फिलहाल हमारा प्रश्न ये है कि क्या इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर कर सकते हैं, क्या इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो हमारा प्रश्न ये है, क्योंकि बेसिकली हमारा प्रश्न क्या है स्टेबिलिटी, कि हमने सिर्फ एक ही चीज को चेक करना है कि ऐसा करने से जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है क्या वो स्टेबल है या नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने से ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है स्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेबिलिटी के ऑर्डर की, कि 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से अगर मान लीजिए केवल सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके हम डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके हम ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अगर इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किया गया है तो दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। आगे चलकर आप पढ़ेंगे, इसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम भी देते हैं। और अगर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड। और इस तरीके से अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जब आपका केवल 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, यहाँ पर एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। और अगर इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड इज द सिग्मा एंड अदर 2 बॉन्ड्स आर द पाई बॉन्ड्स। लेकिन वो आपको हायर क्लासेस में डिस्कस करना है। हमारा सिर्फ इतना ही जानकारी हमारे लिए सफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किया दोनों एटम्स ने तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। मतलब एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, क्या इस तरीके से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन उस मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबल कर देती है या फिर कम स्टेबल करती है। तो अगर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो जैसे जैसे बॉन्ड्स की संख्या इंक्रीज होगी, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करेंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्रिएट होती है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है डिक्रीज होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले कंपाउंड्स दे आर मोर स्टेबल एंड द डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले जो कंपाउंड्स हैं दे आर लेस स्टेबल। तो क्या ये अनस्टेबल है कि इन कंपाउंड्स को हमें नहीं बनाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी जरूर कम हुई, लेकिन स्टेबिलिटी इतनी कम नहीं हुई है कि ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन ना हो। ऐसी बात है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं, इजीली ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। हाँ, स्टेबिलिटी कम हो सकती है। क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में शेयर किए जा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि ऐसा फिर से हमें वो चीज़ अनस्टेबिलिटी की तरफ क्या कर देगी, धक्का दे देगी कि आप स्टेबल नहीं रहे। तो मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड तक ही फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स के केस में सिर्फ मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर या गेन किए जा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर या गेन करना पॉसिबल नहीं है। इन द सेम मैनर कोवैलेंस कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के दौरान भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन्स तो अपने चारों शेयर करें, लेकिन चारों एक साथ जो है शेयर नहीं कर सकता। मतलब उसको या तो 2 डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, या एक ट्रिपल या एक सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, या चारों सिंगल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, या 2 डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। मतलब इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। एक साथ 4 बॉन्ड ही बना सकता। मतलब 2 एटम्स के बीच में आपको कभी भी 4 बॉन्ड नहीं मिलेंगे, यानी कि इस तरीके से 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम नोटेशन देते हैं तो सिर्फ सिंपल सा इतना ही देते हैं कि आपकी वैलेंसी
सेटिस्फाई हुई और OT मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की। देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में लिखते तो हमने H2 गैस ही है, लेकिन वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। जैसे NaCl में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, Na पर एक पॉजिटिव चार्ज था और क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज था। इन द सेम मैनर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आपके लिए सिर्फ जानकारी ही होना जरूरी है, ज़्यादा कोई नहीं। जो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ये हमारे पास से 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन किसी भी कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिसाइड करने में ये इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आगे चलकर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी कंपाउंड्स का किस तरीके से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। तो हमने थोड़ा सा करते हैं इसके बारे में कि ऑक्सीजन के केस में ये जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास बच गए हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स इस दूसरे ऑक्सीजन के पास बच गए। ये एक पेयर हमने बना दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर यहाँ बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का हमने पेयर बनाया। तो ये पेयर में ही हम हमेशा को देंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके जो इस तरीके से पेयर नहीं करते, इस तरीके से अनपेयर रह जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का हम एक पेयर बना लेते हैं और इस पेयर को क्या कहते हैं, लोन पेयर। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली पेयर में 2 आपके 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो लोन पेयर में कितने होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको लोन पेयर क्यों कहा गया है, आपने सॉन्ग सुना हुआ, लोन हम लोग क्या होता है, अकेला, उसने किसी के साथ क्या नहीं किया है, शेयरिंग नहीं की, अकेला ही। तो लोन पेयर ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये किसी भी कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन में अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके लिए इतनी जानकारी बहुत है कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो बेसिकली अगर कहीं पर वर्ड आता है लोन पेयर का, तो तुरंत से आपने समझ जाना है कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने ऑक्सीजन के एग्जाम्पल के माध्यम से देखी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका एग्जाम्पल नाइट्रोजन गैस का। तो ये नाइट्रोजन गैस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस के केस में क्या होता है। तो देखिए नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस भी आपका एक कोवैलेंट कंपाउंड ही है बेसिकली। तो नाइट्रोजन गैस N2 गैस कैसे फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन गैस की, देखिए। तो नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन के लिए, इसको बनाने के लिए हमें वही पे 4 स्टेप्स में जो है लिखने पड़ेंगे। तो एटम का नाम आपके पास नाइट्रोजन, सिंबल है इसका N, इसका एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके पास, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट अबाउट द वैलेंसी, वैलेंसी क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो वैलेंसी कितनी होगी, 3। तो हमारे पास अब हम स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 2 5। दूसरे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 एंड 5। देखिए अब हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो दोनों ने अपना एक ही शेयर किया, उसे को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, 2 शेयर किए उन्होंने। तो नाइट्रोजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या करना होगा, शेयर करना होगा। लेकिन ये करने से पहले हमें देखना क्या कोई स्टेबिलिटी पर तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, क्या हम 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा सकते हैं, तो आंसर है यस। 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या किए जा सकते हैं, शेयर किए जा सकते हैं। तो ये शेयरिंग इन इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबल है। तो उस केस में आपके पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, 3 और 3 6 एंड 8, और इस नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो इस तरीके से दोनों ने अपनी वैलेंसी को क्या किया है, सेटिस्फाई किया। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन है। तो ये आपका जो बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बना होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। क्या क्वाड्रपल यानी कि 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है? तो आंसर है नहीं, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड ही बन सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम शेयर किए जा सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए या तो आपको 2 डबल बॉन्ड या 4 सिंगल या एक ट्रिपल एक सिंगल इस तरीके से बॉन्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो हम और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे जब आपकी वैलेंसी क्या होगी 4। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दूसरा आप ये जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास ये पेयर बच गया है, ये आपका एक पेयर है, इसको हमने इसका नाम दिया है लोन पेयर। और इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को 11th क्लास में चल के आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के से एक नई किस्म के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी देखेंगे, दैट इज आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो आपके 11th क्लास में आपको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे आप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन से। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। और ये कुछ हद तक केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या करते हैं, कन्फिगर करते हैं, दोनों पर भी अपना इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरीके से हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन देखी। बेसिकली हाइड्रोजन के केस में आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन के केस में आपका डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और नाइट्रोजन के केस में आपका ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो हमने एग्जांपल सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन की भी देख लिए हैं और डबल बॉन्ड की भी और ट्रिपल बॉन्ड। अब हम उस स्थिति में हैं कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर वैलेंसी आपके पास 4 है, यानी कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है, तो किस तरीके से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। तो एग्जांपल देखते हैं कार्बन। तो नेक्स्ट हम कार्बन को डिस्कस करते हैं और यहाँ से ही आपके बेसिस चैप्टर की क्या है स्टार्टिंग होती है। तो हम बेसिक जो आपके बिल्कुल सिंपलेस्ट कंपाउंड होंगे कार्बन के, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, तो उनसे ही आपके फॉर्मेशन जो है स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन के लिए आयनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कार्बन जो है कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। उससे पहले हमें ये बात हमारे ध्यान में जरूर रहनी चाहिए कि आपका कोई भी एटम है दूसरे एटम के साथ एट द मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। कि कार्बन का केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कार्बन के बारे में बात आपको पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट हम कार्बन के कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। तो कार्बन का हमें एटॉमिक नंबर चाहिए होगा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 6। नेक्स्ट हम स्टेप होता है हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4। के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी वैलेंस सेल है, इसकी आउटरमोस्ट सेल है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 4। वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी को हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने चाहिए। आप किसी भी हिसाब से सोचें तो दोनों तरीके से वैलेंसी कार्बन कितनी है आपकी 4। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते, सिर्फ हम आउटरमोस्ट शेल ड्रा करेंगे। तो कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में ये बात देख चुके थे कि कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या गेन करना पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कार्बन क्यों जो है इस तरीके से आपके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं करता है, या कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हम उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। देखिए कार्बन से पहले हमने एग्जांपल देखे थे हाइड्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का और
नाइट्रोजन गैस का क्या कार्बन गैस है हमारे पास? अब तक तो हमने कोई ऐसा कार्बन गैस के बारे में नहीं सुना है। तो कार्बन खुद के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, लेकिन कार्बन गैस की फॉर्मेशन नहीं करता। बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी एक एटम के साथ तो शेयर कर नहीं सकता, तो कम से कम 2 एटम तो होंगे ही होंगे जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना है कि कार्बन के वो फ्रेंड, वो दोस्त कौन से हैं जो कार्बन के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, यानी कि इस एग्रीमेंट पर अपनी सहमति देंगे, इनके कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कहते हैं। तो हमने 3 एग्जाम्पल जो देखे हैं यहाँ पर, तो आप इस वर्ड को याद भी रख सकते हो, CHO है। कौन कार्बन के फ्रेंड कौन कौन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बन इन्हीं तीनों एटम्स के साथ ही अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और भी दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, लेकिन ये इसके अच्छे दोस्त हैं। मतलब कौन है, कौन ही है इसके दोस्त? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके साथ बेसिकली आप ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही उठाते हैं कि हाइड्रोजन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है तो कार्बन किस तरीके से शेयर करता है। तो बेसिकली हमें हाइड्रोजन के बारे में भी डाटा कलेक्ट करना होगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 और वैलेंसी कितनी है? तो हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हाइड्रोजन का एक एटम क्या करता है, ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है शेयरिंग के लिए, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कार्बन के साथ शेयर करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहाँ पर है, कार्बन का है और दूसरा हाइड्रोजन का है। तो इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन है। अब हाइड्रोजन के पास तो दूसरा इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, है ही नहीं, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो ये अपने और इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ क्या नहीं कर सकता, शेयर कर नहीं सकता। दूसरी है नहीं तो आप शेयर कर नहीं सकते। तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है और इसकी वैलेंसी क्या हुई है, सेटिस्फाई हो गई। सिंपल। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 3, 4, 5, लेकिन अभी भी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, 3 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर किया और इन बाकी 3 रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इसको कीजिए हाइड्रोजन के साथ ही क्या करता है, शेयर करता है, और इस तरीके से क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसने एक हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इसी तरीके से इसने बाकी बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी हाइड्रोजन के साथ ही क्या किया, शेयर किया। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने बॉन्ड बने, 1, 2, 3, 4, हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड बने हैं। तो हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि अगर आपको 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाने, यानी कि 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है एक ही एटम के साथ, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चारों के चारों बॉन्ड सिंगल या फिर 2 डबल या एक ट्रिपल, एक सिंगल, इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी होगी। तो यहाँ पर कार्बन को क्या करना पड़ा, अपने चारों बॉन्ड बनाने पड़े, लेकिन चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल है, यानी कि यहाँ पर 4 बॉन्ड जो है वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इनमें नहीं है। अब ऐसा नहीं लिख सकते कि कार्बन में हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से संख्या अगर आपने एक ही हाइड्रोजन एटम के साथ 4 या 3 बॉन्ड शो करते नहीं, आपको 4 बॉन्ड अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। और ये आपके कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्ट्रक्चर को अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो इस तरीके से ड्रा होगा कि एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, और 4th बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन के साथ, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाता है, 4। तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होने चाहिए, 4। तो उनमें से 2 डबल बॉन्ड होंगे, या एक डबल, 2 सिंगल, या फिर एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बेसिकली कार्बन बनाएगा टोटल कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपका एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है CH4, जिसको हम आगे चलकर आप देखेंगे कि इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन गैस के बारे में हम सभी जानते हैं। ये एक मेजर कंपोनेंट है आपका जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक मेजर कंपोनेंट है, आपके बायोगैस का एक मेजर कंपोनेंट है। तो हमने एक बेसिक सा सिंपल सा कंपाउंड है CH4, ठीक है। तो CH4 के मॉलिक्यूल्स की हमने फॉर्मेशन देखी है। उसी तरीके से अगर कार्बन, हमने कहा कि कार्बन की दोस्ती ऑक्सीजन के साथ में इतनी गहरी और नाइट्रोजन के साथ में इतनी गहरी है, तो हम देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन के साथ किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो फटाफट देखते हैं ऑक्सीजन के साथ कार्बन किस तरीके से जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। उसको हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमारे पास एटम है ऑक्सीजन और इसका एटॉमिक नंबर है आपका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6, वैलेंसी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वैलेंसी कितनी है, 2। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6। और कार्बन के पास 2, 3, 4। देखिए ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही साझा करने की कोशिश करेगा कार्बन के साथ ही। तो ये कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के लिए आगे बढ़ाए और इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, शेयर किया। और शेयरिंग से कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो आंसर है नहीं। तो यहाँ पर कार्बन को कितने और रिक्वायरमेंट है, 2, 4, 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स को और साझा करना है। तो ये ऑक्सीजन को ही, ऑक्सीजन के ही दूसरे एटम को क्या करेगा, निमंत्रण देगा, इनविटेशन देगा कि मैं आपके साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो 2 रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थे अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए भी किसके साथ पेयर किए, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ पेयर किए। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपके लोन पेयर बचे हैं जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है और ये फिर से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और कार्बन ने एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। यहाँ पर बेसिकली कौन सा मॉलिक्यूल है आपका, CO2 गैस। वहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम मोल थे, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितने, 2 एटम के साथ। और ये आपका CO2 गैस। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कार्बन जब भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो बॉन्ड कैसा होगा आपका, सिंगल। और ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो बॉन्ड क्या होगा आपका, डबल। यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन सिंगल। द सेम मैनर नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन किस तरीके से कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, देखते हैं। नाइट्रोजन के बारे में हम जानते हैं, नाइट्रोजन का सिंबल है N, एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या 5, वैलेंसी है 3। तो नाइट्रोजन में अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल है। और कार्बन ने फिर अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाया और रेस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स को सपोज को किसी और के साथ पेयर करता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं और ये कार्बन के जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। बेसिकली हम ये देखना चाहते थे जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दैट इज द ट्रिपल बॉन्ड। किस किस्म का बॉन्ड होगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होगी। तो यहाँ से आपके जो कंपाउंड्स बनते हैं बेसिकली जो आपके साइनाइड सीरीज में आते हैं, आइसोसाइनाइड और साइनाइड वगैरह, तो वो उन कंपाउंड्स में कार्बन और नाइट्रोजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये अपना जो ये बॉन्ड है ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, इसको आप
कंपाउंड बोल सकते हैं जो साइनेट। और इस तरीके से कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ अपने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो आज के लिए हमें इतना ही रखते हैं कि कार्बन ने किस तरीके से अपने जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की है, किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करता है, किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की है, और किस तरीके से नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। तो इन सबको आपने जो है बारी बारी से एग्जांपल्स को एनसीईआरटी में ढूंढ के उनको आपने नोट डाउन करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।